हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम जीके जीएस की एक श्रृंखला जो तांडव सीरीज चला रहे हैं उसमें हम तीसरी क्लास लेकर के आए हुए हैं। और आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वही पुराना वो कि 25 क्वेश्चन होंगे। और 25 क्वेश्चन के साथ में दोस्तों जो जीके की सीरीज है ये जीके की नहीं, आपकी परीक्षा में सिलेक्शन की सीरीज है। 25 क्वेश्चन में 25 टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। यह जो है दोस्तों दो दो तीन तीन प्रश्न, चार चार प्रश्न सभी विषय से जिस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं, जीके के जो 25 प्रश्न आते हैं उनमें से जिस लेवल पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वैसी ही बात करूंगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेहनत पसंद आ जाए और आपको लगे कि गुणवत्ता है कंटेंट में तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, हमारे हौसले को बढ़ाइएगा ताकि अगली क्लास जो है दुगनी ताकत से जो है और अच्छे बेहतर कंटेंट के साथ में प्रस्तुत की जाए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हम जानते हैं किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आर्यों के बारे में बात कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं कलर एक चूज कर लूं। चलिए रेड कलर ले लिया है। जो आर्यों के बारे में बात की जा रही है कि आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिए क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। आर्य की बात करें दोस्तों, कहां से आई हुई थी, सभी प्रश्न एक प्रश्न में देखिएगा कितना कंटेंट इसमें होता है। सबसे पहले वो संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल बात सही है फ्रेंड्स, वो संस्कृत का ही प्रयोग करते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल सही बात है। यह बात भी सही है क्योंकि मार्टिमर व्हीलर कहता है कि यार घोड़ों में सवार होकर के आए और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कर दिया, नष्ट किया। वे कई झुंडों में भारत में रहते थे, भारत पहुंचे थे। ये भी बात सही दोस्तों, एकदम से यार नहीं आए थे, धीरे धीरे जो समूह के रूप में, कबीले के रूप में वह आए हुए। तो कौन सी बात करते हुए मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जी नहीं, ये बात गलत है क्योंकि आर्यों की जो संस्कृति थी वो कैसी थी, ग्रामीण संस्कृति थी, प्राकृतिक पर्यावेश में वह रहते थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं परीक्षा से प्रश्न से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है देखते हैं। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आर्य किस भाषा का शब्द है। दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कई लोग जो है आपको बताते होंगे आर्य जो है जाति सूचक शब्द है। जी नहीं, गलत बात है। आपसे ऑप्शन में सहता है आर्य शब्द किसका सूचक है, तो आप क्या बताएंगे, भाषा का सूचक है। कौन सी भाषा का सूचक है फ्रेंड्स, है संस्कृत भाषा का जो है, यह संस्कृत है भाषा का सूचक जो है शब्द है, ध्यान रखिएगा। और इसका अर्थ क्या होता है मैं बात करूंगा। कहाँ से आए थे यार आर्य, वैसे तो दोस्तों कई विद्वान अलग अलग बातें करते हैं लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो है मध्य एशिया से आर्य आए हुए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए हुए थे। और ये मान्यता देने वाला कौन सा विद्वान है, ये बात कर रहे हैं मैक्स मूलर के तहत जो है बात की जा रही। इन्होंने ही सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया था। कब, 1853 में इनके द्वारा आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। बाल गंगाधर तिलक की बात करें दोस्तों, दे आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, आर्यों के बारे में एक सिद्धांत देते हैं और उसमें कहते हैं आर्य कहाँ से आए हुए हैं, ये आर्कटिक प्रदेश से आए हुए हैं। क्योंकि उनका मानना था कि जो गोरे लोग हैं वो बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं, इसलिए इन्होंने क्या कहा, यार आर्कटिक प्रदेशों से आए हैं। अगली बात करते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, समाज सुधारक हुए हैं दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। राइटिंग पर मत जाइएगा, कंटेंट की गुणवत्ता को पहचानिएगा, चूंकि फास्ट करवाना है इसलिए इतने सारे क्वेश्चन करवाने थोड़ा सा राइटिंग बिगड़ जाती है। हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया था, आर्यों ने नष्ट किया था। ये बात कौन कहता है दोस्तों, मार्टिमर व्हीलर कहता है। क्या कहता है, मार्टिमर व्हीलर जो है एक इतिहासकार है, वो कहता है। मार्टिमर से आपको याद रखना है मार 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 मार, तो मार मतलब नष्ट कर दी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मार दिया था। कौन, आर्यों ने। आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी दोस्तों प्रश्न पूछा जाता, सबसे पवित्र नदी पूछा जाए तो कौन सी है, सरस्वती थी। लेकिन पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी, तो वहां पर जवाब क्या हो जाएगा आपका, सिंधु हो जाएगा। लेकिन पवित्र पूछा जाए तो कौन हो जाएगी, सरस्वती हो जाएगी। सरस्वती नदी को ही इन्होंने क्या कहा हुआ है, नदी तमा कहा हुआ है, देवी तमा कहा हुआ है पहले। बाद में दोस्तों सरस्वती जो है ज्ञान की देवी के रूप में पूजा होने लगती है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आर्य शब्द का जो अर्थ होता है श्रेष्ठ, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्यों का रहन सहन दोस्तों कैसा हुआ करता था, ग्रामीण पर्यावेश में रहन सहन हुआ करता था। इस प्रकार से कितने प्रश्नों की हमने बात की है, प्रश्न के साथ में कई बात की। और आपसे पूछा जाए दोस्तों आर्यों की जानकारी की बात करें
किसमें हमें देखने को मिलती है? ऋग्वेद में जो है ज्यादातर जानकारी देखने को मिल जाती है। एक प्रश्न बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि एक ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। क्या नाम है? जिंद अवेस्ता उस ग्रंथ का नाम है। और इस ग्रंथ की तुलना किससे की जाती है? भारतीय ग्रंथ है ऋग्वेद से की जाती है। क्यों? क्योंकि बातों में जो है दोस्तों समानता यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों में भी यही ग्रंथ लिखा हुआ था जो भारत में लिखा गया है। कुछ बातें समान दिखाई देती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपसे आता है कि किस ग्रंथ से ऋग्वेद की तुलना की जाती है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा कि जिंद अवेस्ता से जो है तुलना की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में पूछा गया। देख रहे हैं ये परीक्षा वो जो पूछे गए प्रश्न है फ्रेंड्स, ये क्या है? जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप याद रखिएगा इनके आसपास के कर रहे हैं तो निश्चित ही आपकी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। और ये तो आप उस दिन डिसाइड करेंगे जिस दिन जो है परीक्षा दे करके आएंगे। मैं वादा करता हूँ कोई भी प्रश्न बाहर आने की संभावना नहीं, बशर्ते जो है पूरी क्लासें आपको देखनी होंगी। ज्यादा नहीं, 30 दिन करवाऊंगा। और आपने अगर 2 क्लासें में पिछली करवा चुका हूँ देखी हुई है तो उसमें कंटेंट में कितना कंटेंट हो गया है 2 क्लासों में ही, तो आप यही करेंगे तो निश्चित रूप से एहसास करेंगे कि हाँ भाई कंटेंट है। मुंबई में मतलब ये आरआरबी में पूछा गया है, उत्तराखंड में पूछा गया। खैर बात करते हैं प्रश्न का मतलब क्या है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सत्य की हमेशा जीत होती है। और यह भारत के जो है राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयोग किया गया है, नीचे लिखा हुआ है, आप देखिएगा, फोटो डाउनलोड करके देख सकते हैं। कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा कि यह लिया गया है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है आपका सत्यमेव जयते? मुंडक उपनिषद से लिया गया। उपनिषद की दोस्तों बात की जाए कि चलिए थोड़ा सा प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे अस्तो मा सद्गमय। दोस्तों यह भी एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक वाक्य है। और ये कहाँ से लिया गया है? आपका ऋग्वेद से जो है लिया गया है। आपसे पूछा जाए वसुधैव कुटुंबकम, दोस्तों बहुत G20 में जो है बहुत चर्चा में रहा है। और यह लिया गया है आपका महा उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? महा उपनिषद से। नया प्रकार का प्रश्न हो सकता है, महा उपनिषद से जो है लिया गया। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है भारत का सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों मांडूक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है। आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे प्राचीन उपनिषद है। कृष्ण की सर्वप्रथम जानकारी किस उपनिषद में देखने को मिलती है? दोस्तों इसका जवाब जो है छांदोग्य उपनिषद में। क्या कहा गया है? कृष्ण को जो है देवकी और वासुदेव का पुत्र कहा गया है। अगर आप धार्मिक अंदोलनी क्लास देखी हुई वहां पर भी ये चीज बताई हुई थी मैंने। भारतीय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? जो दोस्तों भारत में दर्शन हुए हैं, कई दर्शन हुए हैं, उनका जनक किसे कहा जाता है? दार्शनिक बातें पहली बार उपनिषदों में ही देखने को मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। तो उपनिषदों को जो है भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है। उपनिषदों का दूसरा नाम भी है, याद रखिएगा, इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि वेदों के अंत में इसकी रचना की गई थी, बाद में की गई थी। आपसे पूछे यम-नचिकेता संवाद क्या है और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? फ्रेंड्स यम-नचिकेता संवाद की जानकारी हमें कठोपनिषद में देखने को मिल जाती है। कौन से उपनिषद में? कठोपनिषद में देखने को मिल जाती है। एक्चुअली में यम कौन है? यमराज है। नचिकेता कौन है? एक पंडित का जो है बच्चा है, एक ब्राह्मण का बच्चा है। वो ब्राह्मण का बच्चा क्या कहता है? अपने पिता से कहता है कि पिताजी सब कुछ दान कर देंगे क्या? कहता है हाँ मैं सब कुछ दान कर दूंगा। और कहता है तो मुझे भी दान कर देंगे? हाँ तुझे तो यमराज को दान कर दूंगा, ऐसे कहता है। तो फिर वो बच्चा जो है यमराज के यहाँ पर चला जाता है और यमराज से जो है जन्म मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछा है कि जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। यही क्या है? यम-नचिकेता संवाद है। अगर डिटेल जानकारी आप चाहते हैं तो मेरी वीडियो की जो कहानी है उसमें प्लेलिस्ट में देखिएगा, यम-नचिकेता संवाद की मैंने कहानी बनाई हुई है। आपसे मुझे 4 आश्रम की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा चारों आश्रम की जानकारी। दोस्तों एक उपनिषद है, पहली बार जवाली उपनिषद में जो है चारों आश्रमों की जानकारी मिल जाती है। 4 आश्रम हुआ करते थे वैदिक काल में। अभी बात करें तो ये फ्रेंड्स क्या थी? हमारे उपनिषदों की जानकारी थी। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाए कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 कुल संख्या ये प्रश्न दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दोस्तों आपने कभी न कभी तो ये जो वाक्य सुना ही होगा अपने गांव लेवल पर कि फारसी नहीं पढ़ लेना है तुम्हें। तो फारसी जो है मध्यकाल का हिस्सा था और इनकी भाषा जो हुआ करती थी, कौन सी भाषा थी? लोगों की सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की फारसी भाषा हुआ करती थी। पूरे मध्यकाल में लगभग यही दिल्ली सल्तनत हो चाहे मध्यकाल हो।
हालांकि जो उनके पूर्वज थे बाबर आबर वगैरह तो वहाँ तुर्की का उपयोग करते थे, लेकिन भारत में आकर फारसी चलने लगी थी। चलिए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संबंधी परीक्षा उपयोगी तथ्य। अगर पूछा जाए आपसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो लाल कलर करके मजा नहीं आ रहा, लीला कलर है नहीं, ये कैसा है। चलिए ठीक है, चलिए आपसे पूछेंगे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताएंगे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ है वो क्या था, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। दोस्तों मोहम्मद घोरी के 4 गुलाम हुआ करते थे, उनमें से एक गुलाम था कौन, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसने जो है 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे। जो इल्तुतमिश हुआ करता था उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और इसने 1210 से लगाकर के 1236 तक जो है 1236 तक शासन किया हुआ। इसका शासन जो है 1210 तक था, 1206 से। प्रथम राजवंश पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन था, तो आप क्या बताएंगे कि गुलाम वंश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश था। और फ्रेंड्स इसने जो है किसने, प्रथम राजवंश ने 1206 से लगा करके 1290 तक शासन किया हुआ है, 84 साल तक शासन किया। कितने साल, 84 साल। ऐसी प्रकार से आप पढ़िएगा, 84 साल शासन किया। पूछे आपसे अंतिम राजवंश कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो आपका जवाब होगा लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। प्रथम शासक कौन था पूरी दिल्ली सल्तनत का, दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक। आपसे पूछे प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो दोस्तों रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला शासिका थी, और इसने जो है 1236 से लगाकर के 1240 तक शासन किया था। अंतिम दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो हुआ करता था वो कौन था, इब्राहिम लोधी था, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। सबसे लंबे समय तक किस वंश ने शासन किया है, तो दोस्तों सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला गुलाम वंश था, जो कि 84 साल तक शासन किया है। सबसे कम समय तक शासन किसने किया था, दोस्तों खिलजी वंश ने जो है सबसे कम समय तक शासन किया था, इसने मात्र 30 वर्ष तक 1290 से लगाकर के 1320 तक जो है शासन किया हुआ था। इब्न बतूता आपसे पूछे किस शासक के समय पर आया था, दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक जिसका शासनकाल संभव था 1325 से लेकर के 50 तक रहता है। कब 1325 से लेकर के 50 तक इसका शासन रहता है। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या किया कि एक प्रश्न से दिल्ली सल्तनत के जो कितने महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्नों की चर्चा की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक भारत के इतिहास से, और आपसे प्रश्न पूछा गया है बारदौली सत्याग्रह के बारे में। दोस्तों बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, और सरदार पटेल के नेतृत्व में जो है किसानों के हित में गुजरात में किया गया था। कहाँ पर, कौन, सरदार पटेल भाई। ये इसका उत्तर तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन चलिए प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हैं, प्रश्न संबंधी सभी तथ्यों को देखते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य जो है दोस्तों आपसे पूछे गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था, दोस्तों इन्होंने प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया हुआ था। कहाँ पर किया था, प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था, और किसके खिलाफ है, रंग भेद के खिलाफ जो अपना प्रथम सत्याग्रह किया हुआ था। आपसे पूछे भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो है ये क्या है, भारत में भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का कब हुआ था, 1917 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, बिहार में हुआ था। अगली बात करें खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ये आपका 1918 में हुआ था। हाँ सही है, 1918 में हुआ था, और ये दोस्तों खेड़ा के किसानों के लिए किया गया था, गुजरात में हुआ था। अहमदाबाद में सत्याग्रह ये भी दोस्तों 1918 में ही हुआ था, और जो अहमदाबाद की एक मिल थी वहां पर काम करने वाले कर्मचारी थे, विश्व युद्ध के समय पर जो काम किया हुआ था तो अतिरिक्त बोनस मांग रहे थे, लेकिन जो है अहमदाबाद मिल का मालिक नहीं दे रहा था, तो इसको लेकर के सत्याग्रह गांधी जी ने मजदूरों का सहयोग किया था। असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो फ्रेंड्स 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। आपसे पूछा जाए गांधी जी का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन कौन था, प्रथम अखिल भारतीय पूरे मतलब भारत स्तर पर अखिल भारतीय आंदोलन कौन था, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। महाड़ सत्याग्रह फ्रेंड्स, महाड़ सत्याग्रह की बात की जाए तो 1927 में हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था, भीमराव साहब द्वारा किया गया था। जो अछूत लोग हुआ करते थे उनको सार्वजनिक स्थलों में जो है पानी पीने के लिए जो है सत्याग्रह किया गया था। नमक सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था, तो नमक सत्याग्रह जो है 1930 में हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था, गांधी जी द्वारा किया गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए नमक पर अंग्रेजों द्वारा टैक्स लिया जा रहा था। धरसाना सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था, ये भी आपका 1930 में हुआ था। गांधी जी को दोस्तों नमक कानून तोड़ने के बाद मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर वहां से जो नेतृत्व किया किसने किया,
सरोजनी सरोजनी नायडू द्वारा जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया, उसी ही क्या कहा गया, दर्शना सत्याग्रह कहा गया, मुंबई में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों ये आपका 1940 में हुआ था और जो है ये विश्व युद्ध के समय पर हुआ था। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो आपका दोस्तों जवाब क्या होगा, विनोबा भावे जो थे, आचार्य विनोबा भावे, इन्हें भूदान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। तो विनोबा भावे जी क्या थे, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब चलाया गया था, याद रखिएगा भाई 8 अगस्त को सभी किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन मैंने एक बार पीएससी का पेपर दिया और उसमें मैंने 8 अगस्त बता दिया, आयोग ने उसे गलत माना। तो एक्चुअली में 8 अगस्त को रात की हुआ था भाई, 12 बजे के समथिंग हुआ था, तो सुबह से जब पता चला तो 9 अगस्त हो चुका था। तो आप ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1942 का समय ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या देखें हमने 10-11 प्रश्न देखे। चलिए अगली प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, किस वाइसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम आया हुआ था। दोस्तों वाइसराय की बात करें किसके समय पर आया हुआ था, ये आया था प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय पर आया हुआ था। दोस्तों लिटन एक खतरनाक बहुत बेकार आदमी था, मतलब बेकार नहीं, भारतीयों के हिसाब से बहुत बेकार आदमी, बहुत कार्य इसने गलत किए थे और चलाने वाले कार्य किए। सो के यहाँ पर जो है बंगाल में बहुत ज्यादा इतना ज्यादा वो पड़ा हुआ था, क्या बोलते हैं, अकाल पड़ा हुआ था और उस टाइम पर बहुत खतरनाक जो स्थिति है मैं कभी इतिहास में आपको बताऊंगा। कर्जन 19 प्रश्न की बात करते हैं, परीक्षा संबंधी प्रश्नों की दोस्तों बात की जाए आपसे पूछे, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब लाया गया था, यह आपका 1881 में लाया गया था और इस समय गवर्नर कौन थे दोस्तों, लिटन जो है इस टाइम पर गवर्नर हुआ करता था। आपसे प्रश्न पूछे कि प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम दोस्तों 1904 में लाया गया था और यह जो है फ्रेंड्स कर्जन के समय पर लाया गया था। किसके समय पर, कर्जन के समय पर लाया गया था। आपसे पूछे वुड डिस्पैच, ये वुड डिस्पैच दोस्तों शिक्षा से संबंधित है, 1854 में लाया गया था और इस टाइम पर जो है कौन हुआ करते थे, डलहौजी गवर्नर जनरल हुआ करते थे और इसे भारत में क्या कहते हैं, जो वुड डिस्पैच था इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा का। तो ये एक प्रश्न नहीं है दोस्तों, देखो वुड डिस्पैच में कब आया, एक प्रश्न ये हो गया, डलहौजी एक प्रश्न ये हो गया, शिक्षा का मैग्ना में 3 प्रश्न हुआ है एक फैक्ट के साथ में। गलघोटू एक्ट दोस्तों, गलघोटू एक्ट जो है ये आपका 1878 में आया हुआ था। कब आया था, 1878 में आया था और किसके समय पर आया था, ये लिटन के समय पर आया हुआ था। और इसमें दोस्तों ये एक्चुअली में क्या था, समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। वास्तविकता ये थी भाई कि अंग्रेजों की नीतियों की पोल कौन खोल रहे थे, समाचार पत्र खोल रहे थे और इसी समय पर एक पत्रिका थी जिसका नाम था क्या, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष की पत्रिका हुआ करती थी। अमृत बाजार पत्रिका को रोक लगाने के लिए लिटन इतना चिढ़ गया कि उस पर क्या है भाई, कानून लेकर आ गया। कानून क्या था कि जो भी समाचार पत्र इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाओं में चल रहे हैं तो उन पर क्या लगाया जाएगा, मतलब बैन कर दिया जाएगा। इसी को दोस्तों गलघोटू एक्ट कहते हैं, समाचार पर जो प्रतिबंध लगाने के लिए एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में जो शिशिर कुमार घोष थे वो तो होशियारी खेल के रातों रात अपनी भाषा बदल तो अमृत बाजार पत्रिका बच गई, परंतु जो समाचार पत्र है बैन हुआ था वो था अभी क्या नाम था, सोम प्रकाश था। क्या नाम था, सोम प्रकाश नाम का समाचार पत्र जो है इससे क्या हो गया, मतलब इसकी चपेट में आ गया, इसे बैन कर दिया गया। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है समाज सुधारक थे, उनका समाचार पत्र हुआ करता था। कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय पर हुई थी, तो आपका जवाब होगा डफरिन के समय पर हुई थी और समय की पूछी जाए तो 1885 में हुई थी। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा, कैनिंग था। सती प्रथा जो निषेध है अधिनियम लाया गया था वो किस गवर्नर के जनरल द्वारा लाया गया था दोस्तों, 1829 में यह कार्य किया गया था और अधिनियम की धारा 17 के तहत सती प्रथा को बैन किया गया था। इस समय पर जो गवर्नर था वो दोस्तों कौन था, विलियम बेंटिक नाम का गवर्नर हुआ करता था। इसका शासनकाल 1828 से लगाकर 33 तक इसका शासन था। तो क्या आप ये बातें समझे। चलिए आगे बात करते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम दोस्तों ये 1856 में लाया गया था और इस समय पर जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, कैनिंग हुआ करते थे। रॉलेट एक्ट कब लाया गया था दोस्तों, 1919 में लाया गया था और इसे बिना वकील बिना दलील बिना वो वाला कानून कहते हैं, यानी इसे इतिहास में काला कानून कहा जाता है। एक्चुअली में इसमें प्रावधान ये था किसी भी भारतीय को मात्र शक के आधार पर क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। आपसे मुझे बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आपका जवाब क्या होगा, 1905 में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, कर्जन द्वारा किया गया था। इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या देखिए इसमें 10 प्रश्न देखिए। अगर क्लास पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया। काफी यहाँ पर आने में जो है बहुत समय लगता है, आपके सामने से आने में इसके पहले बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, पहले कंटेंट तैयार करना पड़ता है, तो सब कुछ मैं अकेले करता हूँ। क्यों,
क्योंकि सिलेक्शन होना चाहिए। मेरा नहीं हुआ, सच बताएं, 5 बार एग्जाम दिया भाई पीसीएस का, इंटरव्यू सिलेक्टेड हूँ, लेकिन अभी हो जाएगा तो हो जाएगा, पता नहीं। चलिए देखते हैं आगे बात। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इस प्रश्न में दोस्तों सभी नदियों के उद्गम निपटा दूंगा, चिंता मत करिएगा। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए, कावेरी नदी का उद्गम भारत में है, नर्मदा का भारत में है, गंगा का, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास तिब्बत से होता है। चिमांगयुंगलुंग ग्लेशियर है, लिख दूंगा वो। चलिए प्रश्नों की बात करते हैं। अच्छा, नदी और उद्गम आपसे पूछा जाए, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों ये गंगोत्री नामक ग्लेशियर से होता है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और यहाँ से गंगा नहीं कहलाती, भागीरथी कहलाती है, बाद में गंगा बन जाती है। यमुना का उद्गम जो है दोस्तों यमुनोत्री नाम के ग्लेशियर से होता है, ये भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है, ठीक है दोस्तों, मानसरोवर झील आप याद कर सकते हैं, लेकिन यदि और गहराई में जाना हो तो एक यहाँ पर ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमांग लुंगडुंग ग्लेशियर, चिमांगलुंगडुंग ग्लेशियर है, वास्तविक रूप में वहां से नदी निकलती है और इसे तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में दोस्तों नामचा पर्वत से टर्न लेकर के असम में आती है, वहां पर ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, मध्य प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, और ये बांग्लादेश में जब आती है तो कुछ और नाम देकर के छोड़िए। नर्मदा नदी के उद्गम की बात की जाए, कहाँ से होता है? ये दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम दोस्तों मुल्ताई पहाड़ी से होता है। किससे होता है? मुल्ताई पहाड़ी। शायद आपको ये छोटी पता हो, बता देता हूँ, सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आती है मुल्ताई पहाड़ी, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में पड़ती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में। गोदावरी, भाई थोड़ा सा गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फ्रेंड्स है त्र्यंबक नाम की एक पहाड़ी है, वहां से क्या होता है? त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, और ये कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों जो महाबलेश्वर पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? महाबलेश्वर पहाड़ी, ये भी महाराष्ट्र में पड़ती है, जो पश्चिम घाट का हिस्सा है, पश्चिम घाट पर्वत का हिस्सा, वहां से कृष्णा नदी। कावेरी कहाँ से निकलती है? ये आपकी जो है पुष्पागिरी पहाड़ी से निकलती है। कौन सी गिरी? पुष्पागिरी पहाड़ी। कभी कभी पुष्पागिरी को ब्रह्मगिरी भी नाम देखने को मिल जाता है, इस पहाड़ी से निकलती है। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये तो फ्रेंड्स मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम होता है। इस प्रकार से हमने देखा भारत की नदियां और उनके उद्गम को देखा। चलिए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? फ्रेंड्स 25 प्रश्न है, शायद समय ज्यादा लगा इसलिए थोड़ा सा और स्पीड बना था। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों लंबे बांध की बात की जाए तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। चलिए बात करते हैं बांध से संबंधित अन्य प्रश्नों की। आपसे पूछे सबसे बड़ा बांध भारत में कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? जो भाखड़ा नांगल बांध है, ये अलग अलग दोस्तों दोनों बांध है, पंजाब में स्थित है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों हीराकुंड बांध है, जो कि आपके उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए तो दोस्तों टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है, जो कि उत्तराखंड में है। नर्मदा में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों जो सरदार सरोवर बांध है, गुजरात में स्थित है, सबसे बड़ा बांध है। जवाहर सागर है भाई, जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर है? तो ये दोस्तों राजस्थान में पड़ती है, चंबल नदी पर बनी हुई है। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर परियोजना दोस्तों मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पड़ती है, मंदसौर एमपी में पड़ती है, और किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर, ये भी आपका दोस्तों चंबल नदी पर देखने को मिल जाएगी राजस्थान में। अलमाटी बांध जो है आपका बना हुआ है कृष्णा नदी पर, बना हुआ कर्नाटक में। प्रथम परियोजना भारत की कौन सी? दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत की प्रथम परियोजना है। यहाँ पर जो थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू ने जो है दोस्तों जो नदी और बांध हुआ करते थे उन्हें क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। आधुनिक भारत के क्या है? मंदिर। चलिए अगली बात करते हैं। एक प्रश्न और आपसे पूछ ले कि अमेरिका पर की टेम्स नदी पर आधारित कौन सी परियोजना है? तो कौन? दामोदर घाटी परियोजना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों इसमें पूरी झीलें भारत की मैं साफ कर दूंगा, ये आप यकीन रखिएगा, तभी तो 25 टॉपिक हो पाएंगे ना। तो झीलों की बात करते हैं। पूछता सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछता है, वो कौन सी है? दोस्तों सांभर झील है, वो कहाँ पर स्थित है? आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए बात करते हैं। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा फ्रेंड्स?
चिल्का झील जो है सबसे बड़ी तटीय झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है फ्रेंड्स, वो है आपकी सावर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, बुलर झील। लेकिन आपसे पूछ लेना है सबसे कि भारत की ऑल ओवर चाहे खारी हो चाहे मीठी हो, सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, सावर झील की होगी भाई। इसका जहां तक मुझे ध्यान है तो 230 ऐसा कुछ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और इसका 160 है। मतलब सबसे बड़ी कौन है वो ऐसे याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ी जो है आपकी सांभर झील है, चाहे वो खारी हो चाहे मीठी। मीठी में अलग से पूछता है तो बुलर झील होगी जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो आपकी दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर है। गोविंद वल्लभ जो है पंत सागर जो कि उत्तराखंड में स्थित है। सबसे बड़ी लैगून झील की बात की जाए तो दोस्तों लैगून झील क्या होती है, जो कि समुद्र के किनारे खारे पानी की झील होती है, लैगून झील कहलाती है। एक्चुअली में लैगून क्या है भाई, थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ काम आएगा जीवन में हमेशा। अब ये देखा भारत का क्या दक्षिणी हिस्सा है। अब यहाँ पर न्यू देखिएगा कि यहाँ पर जो भाई पानी यहाँ पर भरा हुआ सभी जगह। अब यहाँ पर क्या आया कि बालू का ढेर यहाँ पर लग गया, ऐसे बालू का ढेर। जब बालू का ढेर लग गया तो यहाँ पर बीच में पानी रह गया, यहाँ पर ऊंची मतलब ऊंचाई सी बालू हो गई, तो यहाँ पर जो क्या है झील बन जाएगी कुछ समय तक। इसे क्या कहा जाएगा, तटीय मतलब लैगून झील कहा जाएगा। तो सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील है। सबसे ऊंची झील कौन सी है दोस्तों, चोलामू झील जो है भारत की सबसे क्या है ऊंची झील है और कहाँ स्थित, सिक्किम में स्थित है। आपसे पूछे लोनार झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, ये मणिपुर में स्थित है। एमपी का मतलब मणिपुर है, वही मध्य प्रदेश में समझ जाना, मणिपुर में स्थित है। कयाल क्या है दोस्तों, जो केरल है, केरल में जो भी लैगून झील पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो इसका दोस्तों 80% भाग कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और जो है लगभग 19% भाग कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, विश्व की नदियों से प्रश्न आया हुआ है। तो वोल्गा नदी जो है दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये बात करें बल्दाई की पहाड़ी से निकलती है और ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। राइन नदी व्यस्तम नदी है। ये प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न जो है विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा कि नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। जल ग्रहण के मामले में सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो अमेजन नदी जो है सबसे बड़ी नदी है। उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो वो है आपकी मिसिसिपी मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अमेजन ही जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। वर्ल्ड शेप डेल्टा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों ये वाला कि पक्षी के आकार का डेल्टा किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, यह मैक्सिको की खाड़ी में ऐसा डेल्टा बनती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा कि जो मर्रे डार्लिंग नदी है वो क्या है, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है मर्रे डार्लिंग नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यांगटी यांगटी सिक्यांग नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यांगटी सिक्यांग नदी। सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है दुनिया की, तो आपका जवाब होगा कि राइन नदी है सबसे व्यस्ततम नदी है, व्यापार बहुत होता है। एशिया यूरोप की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये यूराल नदी जो है एशिया यूरोप की सीमा बनाती है। हजार दुआरों की घाटी किस नदी द्वारा बनाई जाती है, तो दोस्तों अमेरिका में जो अलास्का क्षेत्र है वहां पर एक नदी बहती है, उसका नाम है मैकेंजी नदी। वहां पर क्या किया जाता है, इसके द्वारा जो है हजार दुआरों की घाटी का निर्माण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चाबहार पोर्ट विकसित किया गया है, इसके द्वारा चाबहार पोर्ट विकसित किया गया है दोस्तों, यह जो है भारत के द्वारा विकसित किया गया है। कहाँ विकसित किया गया है, ईरान में जो है विकसित किया गया है। यानी कि इराक मतलब आज ये क्या हो जाएगा, सही जवाब ईरान हो जाएगा। अगली बात करते हैं पोर्ट स्वेज दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये आपका लाल सागर में देखने को मिल जाएगा। पोर्ट स्वेज कहाँ पर मिलेगा, लाल सागर में, जो कि स्वेज नहर के माध्यम से बनाया गया। पोर्ट सईद कहाँ पर स्थित है, यह फ्रेंड्स आपका भूमध्य सागर में स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित है। रॉटरडम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, अब भाई देश का नाम यूरोप महाद्वीप में स्थित है और जहाँ तक मुझे पता है भाई नीदरलैंड या जर्मनी, मतलब कि उत्तरी सागर के आसपास ये स्थित है। नीदरलैंड जर्मनी के आसपास होगा, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो आपको पता है कांडला बंदरगाह जो है दोस्तों गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात के तट पर। स्वेज नहर दोस्तों बात करें तो ये लाल सागर तथा भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। कौन सी नहर, जो स्वेज नहर है। कील नहर की बात करें दोस्तों, ये यूरोप में स्थित है, जर्मनी देश की जमीन को काट करके बनाई गई है। पनामा नहर की बात करें दोस्तों, यह है जो उत्तर व
दक्षिण अमेरिका उत्तर व दक्षिण अमेरिका को क्या करती है, अमेरिका को जो है अलग करने का कार्य करती है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में जो है ये हल्दिया बंदरगाह स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, सबसे भारत का गहरा बंदरगाह है, उड़ीसा में स्थित है। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और ये कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में ही स्थित है, महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से हम देखें ये प्रश्न। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप बताइएगा जो मतलब पृथ्वी कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से होती है भाई। अब यहाँ से तो नहीं मिलेगा, मैं बनाता हूँ थोड़ा सा गोल टाइप की। तो इस प्रकार की पृथ्वी होती है। तो सबसे ज्यादा चौड़ाई पृथ्वी कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा के आसपास होती है। तो यहीं पर दोस्तों सबसे ज्यादा वन पाई जाएंगी। और ध्रुवों में तो क्या हो जाती है, सक्रिय होती जाती है, यहाँ पर चौड़ाई कम होती है, इसलिए ऊपर की ओर जो है वन घटते जाएंगे। तो ध्रुवों पर कौन से, भूमध्य रेखा के आसपास कौन से वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय वन मिलते होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी वन है दोस्तों, ये जो है दुनिया में सबसे ज्यादा फैलाव प्रतिशतता है। और वर्षा वन की बात करें दोस्तों, तो यह जो है यहाँ से लेकर इतने में ही पाए जाते हैं, 10 डिग्री के आसपास में ही पाए जाते हैं। तो ये कम हो जाता है। भारत जैसे पूरे देश में सबसे ज्यादा वन कौन से मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। चलिए प्रश्नों की बात करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, सोलास क्या है दोस्तों, जो दक्षिण भारत है, क्या दक्षिण भारत में जो पर्वतीय वन है यानी कि जो ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सोलास कहा जाता है। आपसे मुझे सेलवास क्या है, तो दोस्तों जो ब्राजील है, ब्राजील में क्या कहा जाता है, सेलवास कहा जाता है। किन्हें, जो वर्षा वन है यानी सदाबहार वन है, क्या बोलते हैं, विषुवतीय वन। ब्राजील में विषुवतीय वनों को क्या कहते हैं, सेलवास कहा जाता है। धरती का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो दोस्तों अमेजन वर्षा वन है। अमेजन वर्षा वनों को क्या कहा जाता है, धरती का फेफड़ा कहा जाता है। आपसे पूछे धरती की किडनी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा आप, जो ज्वारीय वन होते हैं, क्या होते हैं, ज्वारीय वन जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धरती की किडनी कहते हैं। रात में ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष कौन से होते हैं, एक तो फ्रेंड्स आपका क्या है, बरगद है, और एक क्या है, तुलसी है। इन्हें मुझे पता है तो की जानकारी। पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो दोस्तों पौधे जो है ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो समानता CO2 ग्रहण करते हैं। सदाबहार वन दोस्तों जहां पर 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। भारत में अधिकांश वन कैसे हैं, तो दोस्तों जो यानी सीधा से लिख दूं, जो मानसूनी वन है वो भारत में क्या है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं मानसूनी वन। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य। लेकिन प्रतिशत में अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिशत में जो है मिजोरम हो जाएगा। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। कोई दोस्तों जानते हो कि 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं की जानकारी दी गई है। किसकी जानकारी दी गई है, भाषाओं की जानकारी दी गई है। चलिए बात करते हैं प्रश्नों की। दोस्तों 12 की 12 अनुसूचियां मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कंप्लीट करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स प्रथम अनुसूची में क्या की गई है, भारत का संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। संघ तथा राज्य क्षेत्र की बात की गई है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों किसकी बात की गई है, दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई है। और तीसरी अनुसूची में जो शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची में जो है फ्रेंड्स है ये राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। और 5वीं अनुसूची में है दोस्तों ST प्रशासन की बात की गई है। और 6वीं अनुसूची में जो है आपके यहाँ पर भी ST प्रशासन की है, लेकिन 4 राज्यों की बात की गई। उन 4 राज्यों में जनजातीय प्रशासन की कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ की जनजातीय जनसंख्या वहाँ के प्रशासन की बात की गई है। 7वीं अनुसूची बात करती है दोस्तों विभाजन की बात करती है। किसके विभाजन की, विषयों के विभाजन की बात करती है। केंद्र और राज्य के मध्य में जो है कौन कौन से विषय, यहीं से 3 विषय बन जाते हैं। कौन कौन से, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और एक समवर्ती सूची के विषय। तो एक होता है आपका संघ का विषय, दूसरा होता है राज्य सूची के विषय और तीसरे होते हैं दोस्तों समवर्ती सूची के विषय।
संघ सूची के विषयों में संघ सरकार मतलब कानून बनाएगी और राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची में जो है दोनों कानून बना सकते हैं। और समवर्ती सूची का प्रावधान हमने किस देश से लिया था, तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया से जो है यह प्रावधान लिया गया था। अगली बात करते हैं 8वीं अनुसूची फ्रेंड्स है, ये किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में जो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ध्यान रखिएगा इसमें जो है ठीक है, तो बाद में भाषाएं जोड़ी गई थी। खैर अब लंबी हो जाएगी क्लास, रहने दीजिए। 4 मतलब 21 71 92 ऐसे जो है 3 संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची दोस्तों इतनी जो है संविधान में क्या थी? मूल रूप से थी। ये क्या थी? मतलब जो है 8 अनुसूचियां जो है मूल रूप से थी। वर्तमान में जो 12 है 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ी गई थी और इसमें जो है भूमि सुधार संबंधी प्रावधान डाले गए थे। क्या डाले गए थे? भूमि सुधार संबंधी प्रावधान डाले गए थे। 10वीं अनुसूची दोस्तों 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी और ये किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची बात करें दोस्तों, ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ी गई थी और इसमें जो है ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जो है दोस्तों 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ी गई थी और यह किससे संबंधित है? नगरीय निकायों से संबंधित है। इस प्रकार से हमने क्या देखी? भारतीय संविधान की पूरी अनुसूचियां एक प्रश्न में देख ली। फ्रेंड्स इसी प्रकार से किया जा सकता है। इतना फास्ट था समझाने को, तो अगर आप मुझसे पढ़ने का जो है जानना चाहते हैं तो फिर आप जो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर पॉलिटी में विस्तृत तरीके से यही अनुसूचियां 1 घंटे में करवाई हुई है, तो डिटेल में वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिवीजन कीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। इंग्लिश में अंदर यहाँ शब्द लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट। जो है अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। राज्यों का संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। दोस्तों बात करें यहाँ पर तो महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल संबंधी प्रश्न है, आपसे पूछे कि विधि शब्द की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 13 की जो धारा 4 है वहां पर विधि शब्द की परिभाषा की गई है। अनुच्छेद 15 दोस्तों किससे संबंधित है? बहुत से आर्टिकल हैं, ऐसा समझिएगा कि शिक्षा संस्थानों में जो शिक्षा संस्थानों में आरक्षण से जो है ये आपका आर्टिकल संबंधित है। 16(4) किससे संबंधित है दोस्तों? ये सरकारी जो नौकरी होती है, सरकारी नौकरी में आरक्षण से संबंधित। आरक्षण में किसी दिन जो अलग से पढ़ा दूंगा, पूरा का पूरा सभी प्रावधान, चाहे लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में, सरकारी नौकरियों में, शिक्षा संस्थानों में सभी पढ़ा दूंगा। अनुच्छेद 17 जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? छुआछूत से संबंधित है। अस्पृश्यता की बात की गई है इसमें। अनुच्छेद 18 में जो है आपकी उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 21 में जो है आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है, दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसे जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक आर्टिकल है जिसे कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे देश में आपातकाल लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। आपसे पूछे कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 जो है दोस्तों यह जो है बालात श्रम पर निषेध लगाता है। बालात श्रम मतलब कि किसी से बलपूर्वक काम करवाने का निषेध लगाता है। अनुच्छेद 24 में दोस्तों यह बालक से संबंधित है, मतलब कारखानों में बालकों को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 25 जो है आपका किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से जो है संबंधित है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट जो है इसी के तहत जो है रिट जारी करता है। अनुच्छेद 40 जो है ये डीपीएसपी का आर्टिकल है, पंचायती राज का उल्लेख करता है, मतलब कि पंचायती होनी चाहिए, गांधी जी से प्रभावित है। अनुच्छेद 44 की अगर बात करेंगे किससे संबंधित, तो इसमें जो है दोस्तों समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है दोस्तों गोवा राज्य पहला राज्य है ऐसा करने वाला। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से क्या प्रश्न थे, महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। आप लिखने में मत करिएगा, आप जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा और हालांकि लिख सकते हैं तो लिखिए भाई, एक प्रश्न में जो है बहुत सारी जानकारी है, तो आप जो है धीरे धीरे देख सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, क्योंकि इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न रिलेटेड एक साथ जानकारी नहीं देखने को मिलती होती है। ऐसी जानकारी सभी जगह मिल जाए तो फिर बहुत जल्दी जो है आपका याद हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का आपका भाग 4 है, इसमें आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक जो है
CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात की गई है। प्रश्न पूछा है किसमें नियुक्ति की बात की गई है, तो दोस्तों प्रावधान 148 में है, नियुक्ति और कार्य की बात 149 में की गई है। अगली बात करते हैं, इसमें प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछे आर्टिकल 51 का में क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल 51 का में जो है मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 52 में दोस्तों तो ये राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है कि दैट शैल बी वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ शैल का प्रयोग किया गया, भाई कभी नहीं खाली हो सकता पद राष्ट्रपति के, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 56 में जो है दोस्तों राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख किया गया, हालांकि इसकी प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में दी हुई है। 72 जो है दोस्तों राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 76 जो है आपका महा न्यायवादी से संबंधित है, जो भारत सरकार का वकील होता है उसे महान्यायवादी कहते हैं। अनुच्छेद 79 जो है संसद के संगठन की बात करता है कि संसद में कौन कौन शामिल होंगे, तो इसमें राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा शामिल होते हैं। अनुच्छेद 123 जो है आपका वो किससे संबंधित है दोस्तों, ये राष्ट्रपति के जो है अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। 213 ये भी आपका अध्यादेश ही है, लेकिन किसके लिए अध्यादेश है, ये राज्यपाल द्वारा अध्यादेश की बात की गई है। अनुच्छेद 124 जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अनुच्छेद 129 जो है क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, अभिलेख है न्यायालय होगा। 315 में दोस्तों यूपीएससी का प्रावधान किया गया है, जो कि जहाँ से आईएएस अधिकारी बनते हैं, और इसमें जो है 324 में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है कि भारत के चुनाव आयोग की बात की गई। इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या हुए, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल हमने 2 क्वेश्चन में देख लिए। चलिए अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी भाई? तो इन ये प्रश्न जो है ना, इन्हें आप टाइम मत याद करिएगा भाई, नहीं याद कर पाओगे आप, तो टाइम की वो नहीं करता भाई, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। वैसे समझ लीजिए, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ अच्छे से। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि 1947 में क्या हुआ, भारत की आज़ादी हुई। भारत की जैसी आज़ादी हुई तो सभी लोग क्या करने लगे, भाषाई आधार पर राज्य मांगने लगे, क्योंकि पहले कांग्रेस ने जो भाषा के आधार पर राजनीति करके 1920 में आंदोलन को खड़ा किया था, तो उनकी भावनाएं आज भी जिंदा थी और वो राज्य मांगने लगे। इस बात पर जो है दोस्तों गहन विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा 1949 में जो है एक आयोग का गठन किया गया, उसका नाम था श्रीधर आयोग। श्रीधर आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो भारत में हजारों राज्य बन जाएंगे, इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को ठुकरा दिया गया। इसके बाद जो है फ्रेंड्स आंदोलन तीव्र हुए और जो है जेबीपी समिति का गठन किया गया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये भी आपकी 1949 में ही गठित की गई थी। इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को ठुकरा दिया। इसी समय पर दोस्तों आंदोलन तीव्र हो गए और पोट्टी श्रीरामुलु, क्या नाम था भाई, पोट्टी श्रीरामुलु, जो आंध्र प्रदेश के स्थानीय कांग्रेस श्रीरामुलु कांग्रेस नेता थे, और यह जो है आंदोलन करते करते लंबी भूख हड़ताल कर दी और भूख हड़ताल में क्या हुई, इनकी डेथ हो गई। आंदोलन दोस्तों आग पकड़ चुका था, इसलिए पहली बार जो है 1953 में क्या करना पड़ा, आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन किया गया। आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। इसके बाद दोस्तों भाषा के आधार पर जो है और राज्यों की मांग होने लगी, तो फिर 1953 में ही क्या किया गया, एक राज्यों के पुनर्गठन के लिए क्या बनाया गया, पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली साहब जो है इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे फजल अली आयोग कहा गया। इसमें 3 सदस्य हुआ करते थे। इस आयोग ने दोस्तों जब अपनी रिपोर्ट दी तो 14 राज्य जो है इसके आधार पर गठित किए गए, और 14 राज्य कौन थे, तो वही मूल राज्य थे। इसके बाद संविधान संशोधन करके विभाजन करके बनाया गया। यही दोस्तों पूरी कहानी है। अब चाहे तो आप जो है इसमें प्रश्न भी देख सकते हैं भाई, मुझे लगता है प्रश्न नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पर। चाहे तो आज़ादी कब मिली, 1957 में जो रियासतों का विलय किसने किया, सरदार पटेल द्वारा जो है रियासतों के विलय में योगदान दिया गया। श्रीधर आयोग हमने बात कर ली, फजल अली आयोग। 1960 में गुजरात का गठन किया गया था। चलिए इतने प्रश्न ही आप ध्यान रखेंगे, पूरी कहानी बता दी है, कहाँ से सकते हैं। कितने राज्य बनाए गए थे, 14 राज्य जो है बनाए गए थे, 6 संशासित प्रदेश। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स मैं फटाफट अगर बता दूं कि इस प्रकार से जो है हमारा वायुमंडल है, और इस वायुमंडल में जो ये वाली परत है क्षोभ मंडल है, क्षोभ के बाद जो है संताप मंडल है, फिर जो है मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, वायुमंडल है, होते
ये जो समताप मंडल है दोस्तों, यहाँ पर जो है एक परत पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? आपकी समताप मंडल में। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपसे पूछे दोस्तों, ओजोन की इकाई क्या होती है? ओजोन परत को किसके माध्यम से मापते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन जो है सी यूनिट होती है। सी ऑफ सी दोस्तों, यह जो वह पदार्थ है जो ओजोन परत को नष्ट करने वाला पदार्थ है, और इसका पूरा नाम क्या होता है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो है इसका पूरा नाम होता है। ये ओजोन परत को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। ओजोन छिद्र दोस्तों कहां पर देखा गया था पहली बार? जो है यह अंटार्कटिका में जो है ओजोन छिद्र पहली बार देखा गया था 1970 के दशक में। दोस्तों ओजोन परत का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है फ्रेंड से परावैंगनी किरणों को क्या करना? जो परावैंगनी किरणें हैं उसे पृथ्वी पर पहुंचने से रोकना। क्या करती है? सोख लेती है, उनका शोषण कर लेती है। सूत्र क्या होता है दोस्तों? ओजोन का सूत्र पूछे तो 3 होता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका जवाब होगा कि 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। सम्मेलन दोस्तों, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि कब हुआ था? 1987 में हुआ था। बैड ओजोन किसे कहा जाता है दोस्तों? ओजोन जो है, कुछ ओजोन जो है समताप मंडल में पाई जाती है, और कुछ ओजोन जो है मध्य क्षोभ मंडल में पाई जाती है, और क्षोभ मंडल में ओजोन की मात्रा 10% होती है। उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण के रूप में कार्य करती है। जो समताप मंडल में होती है वो सुरक्षा के रूप में कार्य करती है, इसलिए क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल की ओजोन को बैड ओजोन कह दिया जाता है। निचली परत जो दोस्तों सबसे वायुमंडल की निचली परत है वो कौन सी है? तो हम जानते हैं क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में? तो आपका जवाब क्या होगा? 78% जो वायुमंडल की मात्रा। इस प्रकार से हमें क्या देखे? वायुमंडल और ओजोन परत संबंधी प्रश्न देखे। इतने से बाहर नहीं आएगा फ्रेंड्स, वादा आएगा इतने से बाहर जो आ जाए, मतलब ओजोन परत के संबंध में। अगली बात करते हैं, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? दोस्तों आप जानते हैं कि प्रकाश जो है कई प्रकृति का होता है। कई द्वैत प्रकृति को स्पष्ट किया है, और कई लोगों ने इसकी जो है कहते हैं तरंग के रूप में चलता है, कई लोग कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसे हम क्या करते हैं? रेडियो तरंगे भी कह देते हैं। तो चुंबकीय जो स्वरूप मतलब कि प्रकाश का एक विद्युत चुंबकीय स्वरूप भी होता है, इसकी खोज किसने की थी? आपके मैक्स वेल साहब ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज न्यूटन ने की थी। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की दोस्तों बात की जाए तो 6 प्रकार की तरंगें होती हैं, उनसे आपसे क्या पूछा जाता है? खोजकर्ता पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं। आपसे पूछे सूक्ष्म तरंग के खोजकर्ता कौन होते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? कि हर्टज साहब जो है सूक्ष्म तरंग के खोजकर्ता हैं। रेडियो तरंग की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? मार्कोनी द्वारा जो है रेडियो तरंग की खोज की गई थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो आपका जवाब क्या होगा? रॉन्टजन द्वारा जो एक्स किरणों की खोज की गई थी। परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो आप जवाब देंगे रिटर ने जो है परावैंगनी किरणों की खोज की थी। गामा किरणों की खोज जो है दोस्तों हेनरी बैक्यूरेल साहब ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल साहब द्वारा की गई थी। औरक्त किरणों की खोज किसने की थी? दोस्तों न्यूटन द्वारा जो है औरक्त किरणों की खोज की गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? दृश्य प्रकाश भी कहा जाता है, विजुअल लाइट। सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य दोस्तों किसका होता है? तो जो सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य होता है फ्रेंड्स एक किसका होता है? रेडियो तरंगों का जो है सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो फ्रेंड्स गामा किरणों का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे क्या होता है? छोटा होता है। मैं समझा दूंगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा भाई किसका छोटा होता है किसका बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे समझाने में समय लगता है। सबसे ज्यादा ऊंचा भाई क्या कहते हैं? ज्यादा ऊंचा ऊंचा नहीं होगा भाई। सबसे ज्यादा ऊर्जा किस तरंग में होती है दोस्तों? जिसकी जो है तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है उसी की ऊर्जा ज्यादा होगी, अर्थात है गामा किरणों की। इसीलिए तो गामा किरणों कभी कभी भाई क्या कर देते हैं? परमाणु में इसका उपयोग किया जाता है। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? ये भी दोस्तों किसकी है? जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी वही सबसे ज्यादा भेदन कर सकती है, तो गामा किरणों की सबसे ज्यादा होती है। एंगस्ट्रॉम क्या है? तो आपसे पूछा जाए तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब होगा एंगस्ट्रॉम। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा प्रश्न है सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो दोस्तों सहसंयोजी बंध की बात की जाए तो जो सहायता से बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जब स्थानांतरण हो जाता है तो किससे बन जाता है? सहसंयोजी बंध बन जाता है। बंध जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वैद्युत संयोजी बंध, एक होता है सहसंयोजी बंध, एक होता है उप सहसंयोजी बंध, और इसके अलावा अन्य भी हाइड्रोजन बंध भी मान लिया जाता है, लेकिन 3 मुख्यतः होते हैं। तो यहाँ से जो आपसे प्रश्न क्या पूछता है? इलेक्ट्रॉनों के जो है अंतरण की जो साजिश से बनी वही क्या है? सहसंयोजी बंध है।
दोस्तों आपसे पूछे सबसे मजबूत बंध कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे कि आयनिक बंध जो होता है वो सबसे क्या होता है, मजबूत बंध होता है। आयनिक बंध कहिए या आप कहिए वैद्युत संयोजी बंध, एक ही बात है, वैद्युत संयोजी बंध, क्योंकि यह जो है दोस्तों विपरीत आयनों में बनता है, नेगेटिव और पॉजिटिव में। बताओ नेगेटिव और पॉजिटिव मिल जाएंगे तो छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे फ्रेंड्स। है कभी देखना अर्थ थे जो चिपका तो जग से चिपका देंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। विपरीत अवयव के कारण बनता है, जो सबसे मजबूत होता है, जिनके बीच में बन गया वो नहीं टूटेगा। पेप्टाइड बंध की दोस्तों बात की जाए तो जो प्रोटीन के अणु होते हैं, जो प्रोटीन के दो अणु होते हैं, प्रोटीन अणुओं के मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा पेप्टाइड बंध। आपसे पूछे कि वसा अणुओं के मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, एस्टर बॉन्ड। आपसे पूछे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता भाई, ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड भाई, ग्लाइकोसाइड जो बॉन्ड होता है वो जो है कार्बोहाइड्रेट के दो अणुओं के मध्य पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के दो अणुओं के मध्य में जो है ये बंध पाया जाता है। अगली बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है आपका, इसका उत्तर तो मैंने बता दिया ना, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है कि पौधे का आर्द्र पतन रोग, दोस्तों मतलब कि वाष्पीला होकर जो पौधे का क्या होना, नष्ट होना है, किसके कारण होता है। थोड़ा सा टफ प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा फाइटोप्थोरा इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी टफ लगा था, लेकिन भाई क्या था, आए हुए प्रश्न कर रहे थे, क्रम से कर रहे थे तो दे दिया। चलिए पौधे से संबंधित दोस्तों रोगों की बात कर लेते हैं, थोड़ा जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछे जो गन्ने का लाल सड़ रोग होता है दोस्तों किसके कारण होता है, तो गन्ने जो है कभी देखा होगा बराही जो होती है वो लाल रंग की हो जाती है, वो की रहता है, जीवाणु के कारण होता है। राइजोबियम दोस्तों क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या करता है, कार्य करता है, और दाल कुल के पौधों में पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्त्रीकरण का कार्य करता है। अंगमारी रोग दोस्तों ये धान में हो जाता है, और मोजेक रोग जो है दोस्तों आलू में भी होता है, तंबाकू में भी हो जाता है। मोजेक रोग मोजेक वायरस के कारण होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर जो सबसे महत्वपूर्ण पौधों में दोस्तों कुछ और प्रश्न कहूँ ना, तो आपसे जो है पूछे कि पौधों का रासायनिक कारखाना किसे कहते हैं, पौधों का रासायनिक कारखाना किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि जो पत्ती होती है उसमें पाया जाता है, कहा जाता है। पत्ती में क्यों, क्योंकि यहाँ पर होती है पर्णहरण नाम की पदार्थ पाया जाता है। पर्णहरण के कारण क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही क्या होता है, पौधे जो है अपना खाना बना पाते हैं, उत्पादन कर पाते हैं, गैस निकलती से क्या कह देते हैं, रासायनिक कारखाना कह देते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों कोशिका में देखेंगे तो कई कोशिकांग जो है समान रूप से होते हैं, लेकिन कुछ कोशिकांग हैं जो क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर कर देते हैं। तो कोशिका भित्ति, ये प्रश्न कैसा मुझे समझ नहीं आ रहा, किसकी उपस्थिति कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका यानी कि जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। भाई केंद्रक कला जो है दोनों में मौजूद होती है, यानी कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन, और केंद्रक होता है यही पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में होता है। लेकिन कोशिका भित्ति दोस्तों बात करें ये किसमें होती है, पादप कोशिका में केवल पाई जाती है, और जो है जंतु कोशिका में नहीं होती है। और क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। और हरित लवक भी केवल दोस्तों पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। अगर जंतु कोशिका में होता तो हम भी अपना खाना क्या कर लेते, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से बनाते, क्यों रोटी बनाते रहते। तो इसके जवाब क्या हो रहे हैं, दो सही हो रहे हैं दोस्तों। ये दोनों के दोनों अंग जो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, बाकी दोनों दोस्तों जंतु और पादप कोशिका में। चलिए अगली बात करते हैं। प्रश्न गलत है थोड़ा सा, तो ऐसा आया ही हुआ है परीक्षा में, तो यहाँ पर सभी को नंबर मिले होंगे, दो उत्तर माने गए होंगे। अगले प्रश्नों की इसमें बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि जीवाणु में दोस्तों कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा कि पैप्टिडो जो ग्लाइकेन की कोशिका भित्ति होती है वो जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पैप्टिडोग्लाइकेन की। पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, सेल्यूलोज की जो कोशिका भित्ति पादपों में बनी होती है। कवकों में किसकी बनी होती है,
तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड्स वह काइटिन की बनी होती है। राइबोसोम दोस्तों इसे क्या कहते हैं, कोशिका की जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऊर्जा ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊर्जा ग्रह है, इसे कहने का कारण है एटीपी के रूप में जो क्या होती है ऊर्जा का उत्पादन होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग दोस्तों कौन सा है, तो आपका जवाब होगा केंद्रक जो है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जीव की इकाई क्या होती है फ्रेंड्स, तो कोशिका जो है जीव की इकाई है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ट्रैफिक मैन ऑफ सेल किसे कहते हैं दोस्तों, ये जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी काय जो होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक मैन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है, किससे दोस्तों, बागवानी से संबंधित है। तो ऑपरेशन प्रण नहीं है भाई, दूध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति विद्युत उत्पादन से संबंधित। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, है सी ऑप्शन जो है स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से संबंधित। चलिए बात करते हैं हरित क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है, तो आपका जवाब क्या होगा, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और इसके जनक किसे कहा जाता है, भारत में जनक है एमएस स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है आपकी अंडा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है आपकी ये आपकी झींगा उत्पादन से संबंधित है। और भूरी क्रांति जो है आपकी वो कॉफी उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दुनिया के शीर्ष पुरुष खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नाडाल किस यूरोपीय देश से संबंधित है। दोस्तों राफेल नाडाल जो है इन्हें क्या कहा जाता है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट है ये, और इन्हें ये जो है स्पेन से संबंधित है टेनिस खिलाड़ी। चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी। आपसे मुझे सर्गेई बुक्का जो है किससे, इन्हें पोल वाल्ट का दोस्तों बादशाह कहते हैं। और ये कहाँ के हैं, यूक्रेन के हैं। कहाँ के हैं, ये यूक्रेन के हैं। पोल वाल्ट का बादशाह बहुत पूछा जाता है प्रश्न, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहते हैं, सर्गेई बुक्का का। गैरी कैस्पारोव गैरी कैस्पारोव जो है दोस्तों ये कहाँ के हैं, रूस के हैं। शतरंज के महान खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन एक बार इन्हें सुपर कंप्यूटर ने क्या कर दिया था, हरा दिया था। नोवाक जोकोविच दोस्तों ये कहाँ के हैं, आपके टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि सर्बिया देश से संबंधित है। रोजर फेडरर की बात करें, ये फ्रेंड्स कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। और पेले जो है दोस्तों मोती भी कहा जाता है, और ये कहाँ के हैं, ब्राजील के। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 1024 बाइट बराबर होता है दोस्तों, समझिएगा कि 1024 बाइट जब मिलते हैं तो क्या बनता है, 1024 बाइट से मिलकर क्या बनता है, 1 केबी बनता है। क्या बनता है, 1024 बाइट से मिलकर क्या बनता है, 1 केबी बनता है। और 1024 केबी से मिलकर क्या बनता है फ्रेंड्स, एक जो है एमबी बनता है। और 1024 एमबी से क्या बनता है, एक जीबी बनता है। और 1024 जीबी से क्या बनता है, जीबी से जो है एक टीबी बनता है। इसके बाद जो है पीबी होता है, जेडबी होता है, अंत में जो है बायो सबसे बड़ी होती है। पेपर में जो है एमबी जीबी लगाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 1024 से बाइट से क्या बनेगा आपका, एक एमबी बनेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मेमोरी की इकाई है, सबसे छोटी जो होती है आपकी 0 या 1 होती है, इसे क्या कहा जाता है, बाइनरी अंक कहा जाता है, बाइनरी अंक कहा जाता है। और इन्हीं 4 बाइनरी अंक से क्या बनता है, 4 जो बाइनरी डिजिट होते हैं इनसे क्या बनता है, एक निबल बनता है। क्या बनता है, एक निबल बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। नाट्य शास्त्र में रचयिता कौन है दोस्तों, नाट्य शास्त्र जो है जितने भी आप नाटक देखते हैं, रस देखते हैं हिंदी में, जो आज जो है कई प्रकार के मंचों में प्रस्तुत किए जाते हैं, वो एक किताब में देखने को मिलते हैं। उस किताब का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र है। उस रचना जो है प्राचीन काल में भारतीय विद्वान भरत मुनि द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स बात करें महत्वपूर्ण रचनाओं की प्राचीन काल में, तो आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है उनके द्वारा की गई थी। आपसे पूछे मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी, तो विशाख दत्त द्वारा जो है मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी। पंचतंत्र की रचना किसने की थी, तो विष्णु शर्मा द्वारा जो है पंचतंत्र की रचना की गई थी। कालिदास ने दोस्तों बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, मैं एक रचना लिख देता हूँ सबसे महत्वपूर्ण है इनकी, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास की है। बराह मिहिर की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पंच सिद्धांतिका,
पंच सिद्धांतिका इन्हीं की रचना है। अश्व घोष ने दोस्तों इन्होंने लिखी हुई है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम किसकी रचना है? अश्व घोष की है। क्षेमेंद्र ने जो लिखी हुई है रचना उसका नाम है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी किसकी है? क्षेमेंद्र की। कल्हड़ ने जो है दोस्तों लिखी हुई है वो है आपकी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना है। विज्ञानेश्वर ने दोस्तों मिताक्षरा लिखी हुई है। मिताक्षरा हालांकि इनकी टीका है एक। अगली बात करते हैं, किसका पिरामिड जो है सीधा बनता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों पर्यावरण का है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का जो दोस्तों पिरामिड होता है हमेशा सीधा बनता है। सबसे पहले समझ लीजिएगा, पूरा पिरामिड समझा देता हूँ, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। पिरामिड जो दोस्तों क्या होती है, जो किस प्रकार की संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। इसमें जो दोस्तों सबसे नीचे क्या होता है? प्राथमिक मतलब वो होता उत्पादक होता है, इसके बाद क्या होता है? उपभोक्ता होता है, फिर जो है और ऊपर जो है इसको खाने वाला उपभोक्ता होता है। इन्हीं के अनुसार पर दोस्तों वो बन जाता है, एक पिरामिड बन जाता है। कहीं कहीं संख्या के आधार पर बनता है तो कहीं कहीं मतलब किस पर? जीवभार के आधार पर बनता है। मतलब कि यहाँ जितने पशु हैं उनकी संख्या अगर ज्यादा है और ऊपर की ओर घट रही है तो पिरामिड सीधा हो गया। अगर जो यहाँ पर संख्या नीचे कम है और ऊपर बढ़ रही है संख्या तो पिरामिड क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों भार का पिरामिड होता है कि जो जीव नीचे मतलब उत्पादक हैं उनका भार ज्यादा है अगर तौला जाए, और जो उनको खाने वाले हैं उनका भार कम है तब तो सीधा बन जाएगा, ऊपर की ओर घटेगा तो सीधा बन जाएगा। लेकिन अगर भार ऊपर की ओर बढ़ गया तो क्या बन जाता है? उल्टा बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें। आपसे पूछे दोस्तों पिरामिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो आपका जवाब क्या होगा? चार्ल्स एटन द्वारा किया गया था। पिरामिड जो है पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की, ऊर्जा का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड और जीव संख्या का पिरामिड। आपसे ज्यादातर पूछा जाता है यही कि ऊर्जा का पिरामिड दोस्तों हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि ऊर्जा जो है ऊपर की ओर घटती जाती है। यहाँ पर प्राथमिक उत्पाद होंगे और यहाँ पर जो है उपभोक्ता होंगे, फिर जो है शीर्ष उपभोक्ता होंगे, तो उनकी ऊर्जा जो है दोस्तों घटती जाएगी तो एक क्या बन जाएगा? पिरामिड सीधा बन जाएगा। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, याद रख लो। जीव भार का दोस्तों पिरामिड की बात करें तो इसका जो सामान्यतः तो क्या बनता है? सीधा बनता है, लेकिन जल में क्या बनता है दोस्तों? उल्टा बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए छोटी मछली है, छोटी मछलियों का दोस्तों भार कितना होता है? कम हो जाएगा, और जो ऊपर वाली जो बड़ी मछली होगी ये मगरमच्छ होगा तो छोटी मछलियों को खा जाता है, तो उसका जो भार ज्यादा है ऊपर की ओर क्या हो रहा है? भार बढ़ रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा? ये आपका जीव भार का पिरामिड उल्टा बन जाएगा। कहाँ पर? जल में, स्थल में सीधा। जीव संख्या की दोस्तों पिरामिड बात करें कि जो नीचे संख्या है वो कम है या ऊपर ज्यादा है, तो दोस्तों यह जो है सामान्यतः क्या बनता है? सीधा बनता है जीव संख्या का पिरामिड, लेकिन वृक्ष में क्या बनता है? उल्टा बनता है। उदाहरण दूं क्या? जैसे एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, इस वृक्ष में कई टहनियां हैं, तो आप देखेंगे पेड़ तो क्या है? एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? आकर के कितनी चिड़ियाएं बैठ जाती हैं? तो एक संख्या है लेकिन उसमें जो है हजारों पक्षी आकर बैठ जाते हैं वृक्ष में, तो ऊपर की ओर क्या हो रही है? संख्या बढ़ रही है। और एक पक्षी के अंदर कितने खटमल हो सकते हैं? जू हो सकते हैं, तो वो संख्या और हजारों लाखों में हो जाएगी। इस प्रकार से वृक्ष का पिरामिड क्या बन जाता है? उल्टा बन जाता है। बाकी जो है जीव संख्या का सीधा बनता है, जीव भार का पिरामिड जल में उल्टा बनता है और स्थल में सीधा बनता है, और ऊर्जा का हमेशा सीधा बनता है। चार्ल्स एटन जो है पिरामिड शब्द का प्रयोग है। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखी? 25 क्वेश्चन देखे और इसमें जो 25 टॉपिक कवर करने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स आई होप जो है आप समझे होंगे कि किस प्रकार से तो चीजों किया। चलिए यदि आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में एक लाइन जरूर बताइएगा यदि अच्छी लगे। चलिए धन्यवाद।